हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप कि मेरे सारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। लगातार एक जो हमने टेलीग्राम पे पोल भी कराया था कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो है ना देखना चाहोगे, तो जो हमने एक बात की थी कि 2024 और 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, उसको सबसे ज्यादा लोगों ने पोल में वोट किया था। तो 2024 की 10 मंथ्स की स्ट्रेटेजी है, उसका वीडियो ना मैं बाद में अपलोड करूंगा। अभी 2025 वाले वो बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में हैं, या ये वो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिनको लग रहा है कि 2025 में पेपर देना है क्योंकि उनकी एज पूरी नहीं हो रही होगी, या ऐसे बच्चे हैं जो अभी बच्चे क्या, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि 10 मंथ्स के अंदर हमसे कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारी पूरी जो स्ट्रेटेजी हो ना वो 20-22 महीनों की एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी हो। हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो उनका सिलेबस भी है ना 15-16 महीने चलता है, तो उनके लिए भी एक है ना कि 22 मंथ्स की एक है ना कि क्या स्ट्रेटेजी हो। और वो स्ट्रेटेजी इस तरीके से नहीं कि मैंने आके कुछ भी बोल दिया, मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे का क्या लॉजिक हो, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑप्शनल कब पढ़ना है, आंसर राइटिंग कितनी करनी है, करंट अफेयर को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कौन से बुक से कौन से रेफरेंस से पढ़ना है, पहले कैसे रीडिंग करनी है, बाद में दूसरी रीडिंग में क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास टाइम कितना है, 22 मंथ्स। ठीक है, 10 महीने इस साल के, 12 महीने अगले साल के। इन 22 महीनों के अंदर अपने को कवर क्या करना है, अपने को कवर करना है जीएस भी कवर करना है, और क्या करना है, ऑप्शनल भी कवर करना है। ठीक है, इन दो चीजों के अलावा कुछ भी चीज आपको कवर करनी नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीजें हैं इन्हीं के मेजर सब हेडिंग के अंडर होगी। और अब जीएस को ना यदि आप कंसीडर करो तो जीएस को ना कि दो हिस्सों में अपन आगे डिवाइड कर लेते हैं अपन, कि अब देखो दो चीज पढ़नी है, क्या, जीएस का और ऑप्शनल का। जो बच्चा कॉलेज में है, स्टार्टिंग में है, उसको भी 22 मंथ्स की स्ट्रेटेजी के ना अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी जैसे कोई फर्स्ट ईयर में है और उसको लग रहा है कि ना सर मैं तो 2026 में दूंगा, तो भी यार अब जैसे 22 महीनों से ज्यादा जितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते जाएंगे ना अपन, उसमें क्या होगा ना कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सी सिचुएशन हो जाए, क्या हो जाए। तो अपन है ना 2 साल की स्ट्रेटेजी है, 22 मंथ्स की स्ट्रेटेजी, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या आपको पढ़ना है, पहला जीएस पढ़ना है। जीएस को आपको 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। कितने सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड करना है, 2 के अंदर ही। एक सब्जेक्ट कौन से हैं, जो मेजर हैं, जो कि एकदम मेजर पार्ट को कवर करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो माइनर पार्ट को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। फिर मेजर सब्जेक्ट्स को भी आपको आगे सब डिवीजन करोगे ना, आपको पता चलेगा कि मेजर सब्जेक्ट कितने हैं, या 5 या 6 सब्जेक्ट हैं। पहला मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, अपना हिस्ट्री हो गया। दूसरा कौन सा है, ज्योग्राफी हो गया। तीसरा कौन सा है, पॉलिटी हो गया। चौथा कौन सा है, इकोनॉमी हो गया। पांचवा कौन सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। और छठा कौन सा है, इथिक्स हो गया। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट है। इन मेजर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है ना यूपीएससी के अंदर आते हैं ना, वो ना माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर इन्हीं सब्जेक्ट का आपस में कोई कॉम्बिनेशन है ना, एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब उन माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सभी लोग ना अपनी ये कॉपी ले लो और कॉपी के अंदर ये सारी चीजें लिखते जाओ, ताकि एक एक चीज साइंटिफिकली, एक एक चीज ऑर्गेनिकली ना आगे बढ़ेंगी। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट के अंदर यदि अपन बात करें तो आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर माइनर सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वो हिस्ट्री से ही तो निकल के आया है। हिस्ट्री में कौन से राजा ने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, वो लगातार हिस्ट्री के अंदर से छोटा पार्ट काट दिया, इसलिए वो आर्ट एंड कल्चर हो गया। फिर सोसाइटी का पार्ट है अपना, कि जो सोसाइटी में ना बहुत ज्यादा पार्ट कवर नहीं कर रखे, केवल 11-12 ना एकदम फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं 11-12 टॉपिक को अपने को कवर करना है। और फिर सोसाइटी के बाद आपका ना नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगे, जिसको क्या बोलते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है, वो भी आपको पता है केवल है ना 5-7 टॉपिक है, उनको आपको पढ़ने से ना पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है वो पूरी आपकी कवर हो जाएगी। फिर आप आगे जाओगे तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ना है, जो मेंस के अंदर आता है, प्रीलिम्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पॉलिटी का जो सब पार्ट है, पॉलिटी का एक थोड़ा सा जो अटैच्ड पार्ट है, वो गवर्नेंस हो गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, आईआर पढ़ना है, जो अपने रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ में। आजकल प्रीलिम्स के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आईआर वाला पार्ट आपको कवर करना है। आईआर के अलावा आपको क्या पार्ट करना है, इन्वायरमेंट का पार्ट करना है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट क्या है, जब ज्योग्राफी का ना मतलब कि इकोनॉमी के साथ या जो भी अपनी सोसाइटी के साथ जो भी मतलब कि जब इंटरेक्शन होता है तो किस तरीके से इन्वायरमेंट की जो एक्टिविटीज होती है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का आजकल अलग से पार्ट आने लग गया है, उसको देखना है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट देखना है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक इसमें सब्जेक्ट आजकल जो नया मतलब ट्रेंड चलने लग गए हैं वो है मैपिंग का, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट है और एक है ना मतलब अपने सारे सी सेट वाले सब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने कितने सब्जेक्ट मेजर हो गए, मेजर सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, जिनके ऊपर आपकी पूरी है ना इस सिलेक्शन की जो है ना दारोमदार है ना इन 6 सब्जेक्ट पे है। और इन 6 सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से ही आपकी जो माइनर सब्जेक्ट है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। माइनर सब्जेक्ट को समझने की जो मतलब समझ है वो डेवलप होगी। माइनर सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से डायमेंशन क्रिएट करने हैं ना वो समझ होगी। और ये गलती कभी मत करना कि कभी आपने पहले माइनर सब्जेक्ट पढ़ लिए उसके बाद मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स में कभी भी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाओगे, अपना फाउंडेशन क्या नहीं कर पाओगे, क्रिएट नहीं कर पाओगे। जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके बाद है ना आप वो माइनर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उनके अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जब हिस्ट्री की समझ नहीं होगी ना तो आज के प्रेजेंट टाइम की जो सोसाइटी है उसके पीछे का आप लॉजिक नहीं समझ पाओगे। यदि आपको एक समझना है कि किस तरीके से वुमेन के साथ है ना इनजस्टिस हुआ, वुमेन है ना मतलब जेंडर इक्वलिटी जो जेंडर है वो ना मतलब इक्वल पार्ट क्यों नहीं है, तो उसको आपको हिस्ट्री के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी सिचुएशन रही होगी, मेडाइवल पीरियड में ऐसा क्या रहा होगा कि वुमेन को बाहर निकलने से मना किया गया, उनको ना मतलब अलग अलग पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री के समझने की जरूरत है। फिर सोसाइटी के बहुत सारे ना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, उनसे डिसाइडेड होती हैं बहुत सारी परंपराएं। वो चीजें कहां से समझ में आएंगी, ज्योग्राफी से आएंगी। गवर्नेंस को आपको यदि समझना है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करते हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से चेक एंड बैलेंस बनता है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, गुड गवर्नेंस कैसे आता है, डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, वो जो सारी चीजें जो गवर्नेंस का पार्ट है उसके लिए आपको पॉलिटी को समझने की जरूरत है। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है, कौन सी विंग कहां काम करती है, कौन सी फोर्स कहां काम करती है, वो होम मिनिस्ट्री को ही क्यों मतलब रिपोर्ट करती है, किस तरीके से अपने ना मतलब की थ्रेट्स हैं, आउटसाइड थ्रेट कौन सी है, इनसाइड थ्रेट कौन सी है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको समझने के लिए पहले आपको क्या समझना जरूरी है, इंडिया की बेसिक जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सेटअप किया है उसको पढ़ना है। तो अपन ने क्या किया, जो 6 सब्जेक्ट हैं वो मेजर में है और अपने फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट किधर है, अपने माइनर सब्जेक्ट है। यहां तक सभी को क्लियर। अपन ने क्या बातें की हैं अभी तक की, जो पूरा अपने जो अगले 22 मंथ्स है उसके अंदर अपने को जीएस कवर करना है, जीएस के साथ अपने को ऑप्शनल कवर करना है। ऑप्शनल के अंदर 2 कैटेगरी है, एक नहीं, जो जीएस के अंदर 2 कैटेगरी है, एक मेजर है एक माइनर है। माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने पास 10 है और जो मेजर सब्जेक्ट है वो अपने पास 6 है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी सब डिवीजन भी है, उनके ऊपर भी अपन आगे बात करेंगे। लेकिन अब जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हमारा मेजर टाइम जाएगा तो अपन उस मेजर सब्जेक्ट को भी क्या कर लेते हैं, 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों के अंदर। क्यों सर, इसकी भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको अभी पता चलेगा। कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको लगेगा कि जो सर आपने मेजर माइनर सब्जेक्ट लिखे उसमें करंट अफेयर क्यों नहीं लिखा। करंट अफेयर की अपन चर्चा बाद में करेंगे। करंट अफेयर के तौर मतलब करंट अफेयर के नाम पे ना आपका मतलब कि किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरीके से आपका मतलब ब्रेन वॉश हो चुका है करंट अफेयर के नाम पे, उसकी भी पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो मेजर है, जो मेजर जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको अपन ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, एक कंसेप्चुअल पार्ट में, एक फैक्चुअल पार्ट में। अब आप मेरे को बताओ
कंसेप्चुअल के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेने की कोशिश करोगे, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मे बी आपको दूसरा सब्जेक्ट है वो ज्यादा कंसेप्चुअल लगता हो, ज्यादा फैक्चुअल लगता हो, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से ना, मतलब दोनों तरफ कितने जो हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट इधर हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट इधर हो जाएंगे। अब इनको 3-3 के अंदर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट बनने वाली है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है? नैनो टेक्नोलॉजी को यदि आपने अच्छे से समझ लिया, उसकी एप्लीकेशन आप अपने आप फाउंड कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी को आपने समझ लिया किस तरीके से जीन इंसर्ट होता है, तो आपको सारी कहानी आपको पूरी समझ में आ जाती है। एक बार कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कंसेप्चुअल क्यों है? ज्योग्राफी कंसेप्चुअल इसलिए है क्योंकि आपको एक बार पहाड़ समझ में आ गया कि पहाड़ कैसे बनता है, एक बार आपको समझ में आ गया कि बारिश कैसी होती है, आपको समझ में आ गया कि नदी मैदान कैसे बनाती है, नदी मेंडर क्यों करती है, नदी डेल्टा क्यों बनाती है, कौन से रीजन में कौन सी चीज है ना मतलब कि पैदा होती है, हर चीज का लॉजिक होता है ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों मिल रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी कहां से क्लियर हो जाएंगी? ज्योग्राफी से क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी के बाद जो मेरे को एक सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमी। ये भी काफी ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि इकोनॉमी के अंदर है ना जीडीपी क्यों कैलकुलेट होती है, जीएनपी क्यों कैलकुलेट होती है, ये बैंक रेट क्या होती है, महंगाई कैसे कंट्रोल होती है, आरबीआई महंगाई होने पे क्या करता है। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कंसेप्चुअल और फैक्चुअल में ना तब डिवीजन आ सकता है जब आपको लगे कि यार ये चीज तो लॉजिकली ऐसी होनी चाहिए थी। यदि आपको वो सिचुएशन नहीं पता फिर भी यदि आप उस चीज को सोल्व कर दो तो वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में जाएगी। फॉर एग्जांपल कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आरबीआई को बैंक रेट के साथ क्या करना चाहिए? आई डोंट नो पास्ट में क्या किया, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या किया, लेकिन मैं एक नॉर्मल लॉजिक लगा के सोचता हूं कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देना चाहिए। अब ये लॉजिक यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में सेट हो रहा है तो मे बी मतलब वो सब्जेक्ट है वो ज्यादातर कंसेप्चुअल नेचर का सब्जेक्ट है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर आप देखो कि ना अशोका ने ना लगातार लड़ाई करते करते अचानक से ना मतलब कि पीस को प्रीच करना क्यों स्टार्ट कर दिया? कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अशोका ने ना मतलब कि 100 लड़ाई लड़ी और अब ना 101 में क्या करने वाला है, आपको लगेगा 100 लड़ाई लड़ी है तो 101 में लड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं लड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ना मतलब आप देखोगे कि ना मतलब कि जो मुगल राजपूत संबंध है उनके बारे में देखोगे तो आपको लगेगा कि जब मेवाड़ जो अपना आमेर है उसने ना मतलब कि उनके साथ संधि कर ली, मारवाड़ ने कर ली, बीकानेर ने कर ली, सबने कर ली, तो आपको क्या लगेगा? मेवाड़ ने भी लॉजिकली क्या कर लेना चाहिए? कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो लॉजिक के हिसाब से मेवाड़ भी कर लेना चाहिए, लेकिन मेवाड़ नहीं करेगा। इसलिए वो सब्जेक्ट कौन से हो जाते हैं, कौन से नेचर के हो जाते हैं? फैक्चुअल नेचर के हो जाते हैं। और फैक्चुअल नेचर के अंदर सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, जिसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एंशिएंट, मेडाइवल, इंडियन, वर्ल्ड हिस्ट्री। PIH अपन ने बाहर ले रखा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। ठीक है, फैक्चुअल के अंदर एक ही हो गया। फैक्चुअल के अंदर फिर सेकंड इथिक्स। इथिक्स है वो भी काफी ज्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है GS4 के अंदर। लेकिन इथिक्स को लोग क्या करते हैं ना, कभी भी पढ़ते नहीं है स्टार्टिंग के सिलेबस में, सिलेबस पूरा करने के बाद पढ़ते हैं। और दैट इज द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ी मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो ना, वो ये चीज है। अब क्यों है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इथिक्स इज ऑलवेज मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एग्जाम्पल के द्वारा डोमिनेट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे यदि मेरी बुक के बारे में देखा होगा जिसमें मैंने GS4 के आंसर्स लिखे हैं, उसमें आप देखना हर लाइन के बाद आपको एक एग्जाम्पल लिखने की मैंने कोशिश की है। तो एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं। ये एग्जाम्पल्स आते कहां से हैं? यदि आप बुक से एग्जाम्पल उठाओगे तो वो तो एग्जाम्पल है ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं, वो सेम ही एग्जाम्पल यदि आप लिखोगे तो आप ना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल्स की लिस्ट या तो ना जो मेरी GS4 की जो मतलब कि आंसर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप वो कर सकते हो। या टेलीग्राम के ऊपर जो लिंक है ना उसके ऊपर आप जाके देखोगे ना, मैंने 3-4 टॉपर्स के जो है ना एग्जाम्पल शीट है ना वो अपलोड कर रखी है। और लगातार जो भी हर साल का कोई टॉपर आता है और उसकी एग्जाम्पल शीट मेरे को अच्छी लगती है तो वो मैं अपलोड कर देता हूं, वो देख सकते हो। लेकिन आप देखो इथिक्स को बहुत स्टार्टिंग में पढ़ना इसलिए जरूरी है। जैसे एक आपको मैं ना मतलब कि एनालॉजी से समझाता हूं कि आप ना मतलब दिल्ली से ना गए जयपुर जाते समय ना मतलब आपको मैंने कुछ नहीं बोला और जयपुर जैसे ही पहुंचे ना मैंने बोला बताओ कितने होटल आए रास्ते में। अब आप बोलोगे यार आया तो हूं मैं उधर ही रास्ते से, लेकिन अब मुझे तो पता ही नहीं कितने होटल्स आए।
यही मैं बोलूं, वापस जयपुर से दिल्ली जाते समय ना ध्यान रखना, होटल्स आए काउंट करते रहना। बोला ठीक है साहब। वापस गया वो, जाते समय ना उसने सारे होटल्स काउंट करते हुए गया। दिल्ली में मैंने उससे पूछा बताओ कितने होटल थे, वो बता देगा 400 थे। हो सकता है 410, 20, 30 होंगे, लेकिन अप्रोक्स वो बता देगा कि इतने होटल से थे। और जर्नी वही की, आते हुए भी जाते हुए भी, लेकिन अब उसके पास है ना नंबर है। उसी प्रकार से इथिक्स को स्टार्टिंग में पढ़ लोगे आप। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसके ना मतलब कि गवर्नेंस के बहुत सारे एग्जांपल आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, पॉलिटी में मिलेंगे। लेकिन जब पहले आपको ध्यान में रहेगा ना, एथिक्स को पढ़ने के बाद माइनर सब्जेक्ट से आपको बहुत सारे एग्जांपल उठाने हैं। जैसे यदि आपने एथिक्स पहले पढ़ ली, फिर गवर्नेंस पढ़ोगे ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये चीज ही तो लोगों को पता नहीं होती, तभी तो वो कितनी भी मेहनत कर लो यार, रिजल्ट तब आएगा ना, तब आप किसी भी चीज के पीछे का कोई लॉजिक हो, कोई साइंस हो। अब यदि आपने ना मतलब एक सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस हमेशा होना ही चाहिए। मैं भी कि मतलब कि उल्टा सीक्वेंस करके भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन उनको ज्यादा जोर आया होगा, ज्यादा एफर्ट उन्होंने मारे होंगे। तो जैसे आपने एथिक्स पहले पढ़ा, फिर गवर्नेंस पढ़ा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। पहले एथिक्स पढ़ा, फिर आईआर पढ़ा ना, तो आईआर के बहुत सारे एग्जाम्पल है ना एथिक्स के अंदर सेट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहूंगा एथिक्स को आपको स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री हो गया अपना, इथिक्स हो गया, इसके अलावा पॉलिटी। अब पॉलिटी में कुछ चीजें आपको ना कंसेप्चुअल लग सकती हैं, मोस्टली चीजें ना मतलब फिर भी फैक्चुअल होंगी। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया, मतलब आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। यदि 108 नंबर आर्टिकल के अंदर कुछ लिखा हुआ है और मैं पूछूं 72 नंबर आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, यदि इसमें कोई कंसेप्ट लगता, मतलब 108 में ये लिखा हुआ है तो 72 में ये लिखा हुआ होगा, तो वो कंसेप्चुअल नेचर का हो जाता। लेकिन इसमें जो भी लिखा हुआ है अपने को याद करना पड़ता है कि 72 में यदि पार्डन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बस याद करना है। मतलब कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, उसका कोई भी मतलब आइडिया नहीं होता। तो इसलिए अपने को क्या होता है कि इन दो कैटेगरी के अंदर हमने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया है। इन दो सब्जेक्ट को इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपने ब्रेन का अलग पार्ट यूज होगा। अलग पार्ट कैसे, एक जो ब्रेन है, जो लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, उनमें से एक ब्रेन हमेशा क्या करता है ना कि जो चीजें याद, मेमोरी वाली चीजें होती है ना, उसको करता है। दूसरा चीज जो ब्रेन है वो रैशनैलिटी, लॉजिक, कंसेप्ट, उनके पीछे जाता है। तो ब्रेन का दोनों का हिस्सा अपने को एक साथ यूज करना है ताकि मैक्सिमम रिटेंशन रहे। जैसा कि अपन ने सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट्स की जो चल रही थी उसके अंदर भी बताया था कि जब ब्रेन को दो इनपुट एक साथ मिलते हैं तो ज्यादा याद होता है। उसी तरीके से ब्रेन यदि दोनों पार्ट का ज्यादा यूज कर रहा है ना तो ज्यादा यूज होगा, मतलब कि ज्यादा वो इस्तेमाल करेगा, ज्यादा चीजें याद करेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप पढ़ो ना, एक साथ आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप लगातार बोर हो जाओगे। 2 सब्जेक्ट कभी भी ना, दोनों कंसेप्चुअल नेचर के नहीं होने चाहिए, दोनों कभी भी फैक्चुअल नेचर के नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपका ना ब्रेन का एक ही पार्ट काम कर रहा होता है। अब ये चीज यदि आपको किसी भी कोचिंग में यदि बताई हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि कोचिंग में क्या होगा, जो उनका स्टार फैकल्टी होगा उसकी पहली क्लास लगा देंगे और उस क्लास में आपको अच्छा फील होगा। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं कि ब्रेन कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये चीजें ना मतलब आपको बहुत ज्यादा लॉजिक के साथ समझना होती है कि ना कंसेप्ट, एक सब्जेक्ट कंसेप्चुअल उठा लो, एक सब्जेक्ट ना मतलब आपको कौन सा फैक्चुअल उठा लो, तो आपके दोनों जो ब्रेन है वो एक साथ ना मतलब काम करेंगे और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन ने क्या क्या किया पहले वो देखते हैं कि 22 मंथ्स के अंदर अपने को 2 चीज कवर करनी है, एक जीएस करना है, एक ऑप्शनल करना है। जब जीएस को करना है, जीएस को अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट 6 है, माइनर सब्जेक्ट 10 है। फिर अगर मेजर सब्जेक्ट को अपन ने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में 3 है, फैक्चुअल में भी 3 है। तो अपने को क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि मतलब आधे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आधे फैक्चुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम टेबल, एक टाइमलाइन भी दे सकता था, लेकिन ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका ब्रेन एक बार सेट हो जाए, आपके दिमाग में एक लॉजिक सेट हो जाए कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, फिर फर्स्ट रीडिंग में क्या पढ़ना है, सेकंड रीडिंग में क्या पढ़ना है, थर्ड रीडिंग में क्या पढ़ना है, उसकी भी चर्चा करेंगे।
बहुत डिटेल में यदि इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपने 4 साल झोंके हैं, 4 साल की यदि मैंने इसमें मेहनत की है ना, तो यदि आप सोचो कि 4 मिनट के अंदर आपको सारी चीज पता चल जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। 4 मिनट के अंदर मैं यही बता पाऊंगा कि हिस्ट्री का ये पढ़ लो, पॉलिटी का ये पढ़ लो, बाकी मेहनत करते रहो, सक्सेस मिल जाएगी, वो चीज नहीं है। यदि अपन डिटेल के अंदर जाएंगे तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन जिसको सक्सेस चाहिए, जिसको मतलब आगे बढ़ना है, तो वो पूरा वीडियो देखे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कि ये सारी चीज तो हो गई। अब मतलब कि सब्जेक्ट की अलग अलग रीडिंग लगेगी और उन रीडिंग में कितना टाइम लगना चाहिए, सर एक सब्जेक्ट को कवर करने में कितना टाइम दें हम, कितना टाइम नहीं दे। तो कभी भी ना मतलब आपकी जब भी स्टार्टिंग फेज कर रहे हो ना, आप स्टार्टिंग फेज का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फेज का मतलब है कि जैसे आपके 22 मंथ्स की जो तैयारी है ना, उसको आपको कितनी फेज में डिवाइड करना है, 4 फेजेस के अंदर। ठीक है, कितनी फेज के अंदर डिवाइड करना है, 4 फेजेस के अंदर आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा, उनको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 फेजेस के अंदर सबसे पहली वो फेज है जो स्टार्टिंग फेज है, जिसमें हम क्या होते हैं, एकदम बालक होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने आएंगे, बहुत ज्यादा ना मतलब चीजों का पता नहीं होगा, लेकिन खुद को ज्ञानी मान रहे होंगे, जो भी हमें कोई ज्ञान देगा इसमें हम क्या बनते हैं ना कि भक्त बनते हैं, फैन बनते हैं। वो सारी चीजें ना इस स्टार्टिंग के फेज में हो जाती हैं। जिसको इस समय पे सही ज्ञान मिल जाता है ना, उसके लिए बाकी आगे की स्टेज है ना, वो भी काफी ज्यादा क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। और इस स्टेज में जो फैन बन गया, जो किसी का एकदम भक्त बन गया, किसी का हार्डकोर फॉलोवर बन गया, उससे मेरे को लिखवा के ले लो 90% फेल होने की उसकी प्रोबेबिलिटी अब बढ़ चुकी है। ठीक है, और कितने टाइम का, जैसे इनको यदि आप टाइम देखो ना, तो 4 से 5 मंथ, ये भी 4 से 5 मंथ, ये भी 4 से 5 मंथ, और ये भी लास्ट की 4 से 5 मंथ। ठीक है, पहली चीज स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसकी एक फेज होती है। फिर जो दूसरी फेज होती है, जब आपके अंदर है ना मतलब कि एक मेच्योरिटी लेवल है ना, मतलब आने लगता है। मेच्योरिटी लेवल क्या, आपको समझ में आ जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी मतलब आपने कहानियां सुनी है, कितना आपने कंटेंट खराब पढ़ा है। जैसे बहुत एग्जांपल करंट अफेयर के नाम पे क्या है ना, अपन बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ लेंगे जिनको मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये मेच्योरिटी स्टेज आती है। फिर यहाँ पे आप है ना और मतलब एकदम फोकस हो जाते हो कि भाई साहब मेच्योरिटी आई, इस चीज कोई काम की नहीं थी, इस नोट्स को फाड़ो, इसको रखो, ये नोट्स ठीक है, इस नोट्स को मैं ज्यादा कर पा रहा हूं। और लास्ट की जो 4-5 मंथ्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको क्या हो जाना है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाना है, एकदम जो चील होती है ना, ईगल एटीट्यूड। अभी आपका ना जो सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट जो बीच में रुक गई थी, उसमें अगला जो एपिसोड आने वाला है उसका वही पार्ट है, ईगल का एटीट्यूड होता है ना, उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट है ना मतलब ईगल एटीट्यूड को यूज करके ना लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो ये हो गया, जब स्टार्टिंग की आपकी फेज चल रही हो ना, उसमें 2-3 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 2-3 गलतियों में कौन सी गलती है, पहला कभी भी ऑप्शनल उस टाइम पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शनल डिसाइड नहीं करना चाहिए। ऑप्शनल क्यों डिसाइड नहीं करना चाहिए, कि अभी आपको ऑप्शनल के अंदर की डेप्थ नहीं पता, उस सब्जेक्ट का ना मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं पता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो यदि आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लिया, एक बार ऑप्शनल यदि गलत सेलेक्ट कर लिया, तो ये बहुत सारे टॉपर्स ने आपने सुना होगा कि मैंने 5 साल खराब कर दिए गलत ऑप्शनल पे। वो इसीलिए कि ये स्टार्टिंग की फेज थी, इसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग इस स्टेज के अंदर में किसी भी प्रकार की जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको मतलब अवॉइड करना चाहिए। यदि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, यदि आपने इस स्टेज में कोई कोचिंग ज्वाइन की है, 90% चांस है कि आपने गलत कोचिंग ज्वाइन की होगी, 90% चांस है कि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, 90% चांस है कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे होगे, 90% चांस है कि गलत सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट की होगी, क्योंकि ये आपकी लर्निंग फेज है। यार अब मैं आपको पहले दिन बाइक चलाना सिखा दूं और फिर है ना मतलब आपको पहले दिन ही मतलब मैं बोलूं कि आप है ना चलो भाई अब बाइक रेस करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इस स्टेज में जाते जाते ना जब आदमी फोकस हो जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है, उसके बाद वो डिसीजन उतने गलत नहीं लेता, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्म डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसी फेज में आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर भी लिया तो जो टीचर पढ़ाएगा ना उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो अभी तक है ना मतलब कि समझ नहीं है कि यार मैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, कितना एग्जाम में आता है, पीवाईक्यू आपने देखे नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। पहली चीज ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। दूसरी चीज मेमोराइज नहीं करना। मतलब मैं भी जब आया था ना
स्टार्टिंग फेज में, मतलब एकदम कि आने दो, जो भी आएगा पढ़ देंगे, काट देंगे, एकदम जोर लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, पढ़ देंगे पढ़ देंगे पढ़ देंगे, मेमोराइज करने की कोशिश के अंदर बहुत ज्यादा अपनी जो सेल्फ एनर्जी है उसको लगा के आपको ना कंज्यूम कर देना है। तो आपकी रीडिंग की जब मैं 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस जब बताऊंगा ना, तब आप उसमें देखना कि कैसे 4 स्टेजेस तक आपको पढ़ना है, 5th और 6th स्टेज में किस तरीके से उसका आउटपुट निकालना है, जो भी आपने पढ़ा ना उसका आउटपुट किस तरीके से निकालना है उसकी समझ आपको आएगी। तो पहली चीज यहां तक समझ में आ गई आपको कि पहला ऑप्शनल कभी सेलेक्ट मत करो इसके दौरान। इस दौरान आपको ना कभी भी मेमोराइज करने के ऊपर है ना बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। तीसरी चीज, करंट अफेयर का जो फेक डोज है ना उसको देना बंद कर दो अभी, जब तक आपकी कंसेप्ट, या आप एक बार ये बताओ कि आप कोई घर बना रहे हो, जब तक आपकी नींव पड़ी नहीं, और नींव पड़ी नहीं उससे पहले कोई आप घर के ऊपर के शीशे लगा दोगे क्या? तो करंट अफेयर तो क्या है, जब घर बन जाए ना तो उसकी सजावट करने के लिए एक आइटम है, उसको ना मतलब स्टार्टिंग में यदि आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, वो एकदम सस्ता नशा है पढ़ाई का, जिसमें आप ना मतलब कि वो नशा सारे दिन करते रहोगे, आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। देखो एक चीज है कि मतलब आप ना यूपीएससी की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना जो आप कर सकते हो, जो इस एग्जाम को ना सबसे ज्यादा टफ बनाता है ना, उस चीज को मैं समझाता हूं। देखो एक कमरा है मानो, ठीक है, इस कमरे के अंदर है ना मैं आपको ना बोलूं ये फाइल लो, ये फाइल लो, वो फाइल लो, ये फाइल लो, और मैं आपको ना मतलब कि ना मतलब मान लो लाख फाइल दे दी, आपकी कोई फाइल इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, इस तरीके से ना मतलब कि बहुत सारी ना लाखों फाइलें पड़ी हैं। फिर मैं अचानक से बोलूं कि मिस्टर वो नंबर की ना 781 नंबर की फाइल लेके आओ, अब आपको लगेगा इन 781 फाइल इससे ना डिस्टर्ब रूम से कहां से लेके आऊं, आप फिर इधर उधर पटक के ना मतलब ये कर दोगे। सेम ब्रेन के साथ होता है, आप ना उसको लाखों इंफॉर्मेशन है ना मतलब उसको दे दोगे, जब तक आपका 2 साल की तैयारी होगी, 22 महीनों की तैयारी होगी ना, लाखों इंफॉर्मेशन होंगी। फिर जब एग्जाम में यूपीएससी पूछेगी ना मिस्टर वो इंफॉर्मेशन लेके आओ, फिर आप उस दिमाग के अंदर जाओगे, सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ याद नहीं होगा, ब्लैंक हो जाओगे। फिर ये जो हजारों मैसेज मेरे को इंस्टाग्राम पे आते हैं ना कि सर मेहनत खूब की थी, फेल हो गया, सर 5वां अटेम्प्ट लगातार फेल हो गया। भाई साहब आपने ना स्टार्टिंग की जो वल्नरेबिलिटी फेज थी ना उसी के अंदर आपने ना मतलब वो दिक्कत कर ली थी। इसमें आपको क्या करना होता है कि यदि उसी प्रकार का एक मेरे को यदि कोई रूम दे दे तो मैं इसी तरीके से करूंगा, उस रूम को क्या कर दूंगा, अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा कि ये हिस्ट्री का हिस्सा, ये भाई पॉलिटी का हिस्सा, ये ज्योग्राफी का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये इकोनॉमी का, ये एथिक्स का है, ये मेरे ऑप्शनल का है, ये सी सेट का है। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, सबको डिवाइड कर दूंगा। फिर अब जो सी सेट वाला हिस्सा है उसको जैसे मानो कि ये जूम किया मैंने, अब सी सेट के अंदर भी यदि 11 टॉपिक है ना, मतलब 12 टॉपिक होंगे मानो, तो उसको ऐसे डिवाइड कर दिया कि टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मतलब एक नीचे 10 11 और 12, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब मानो कि जैसे ही आपने मेरे को बताया कि ना मतलब सर आज आपको मैं एक ना सी सेट की ट्रिक बताता हूं। अब यदि आप इस स्टेज में हो, भाई सी सेट की ट्रिक जल्दी ला, और ये लो एक फाइल यहां रख दी। फिर कोई बोलेगा कि ना आज का करंट अफेयर है ना मतलब ये, तो ला भाई करंट अफेयर एग्जाम ये रख दिया। इस तरीके से जब ना लाखों 10 लाख 15 लाख इंफॉर्मेशन होगी ना, खुद के दिमाग को ना पंक्चर कर लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। लेकिन यदि आपका सिस्टमेटिक होगा, जैसे ही आप मेरे को आज बताओगे कि भाई सी सेट की ट्रिक बता रहा हूं सर, सारा दिमाग उसमें सारे सब्जेक्ट खुले, सारे सब्जेक्ट के अंदर सी सेट का सब्जेक्ट खुला, सी सब्जेक्ट के अंदर 10-12 मेरे टॉपिक हैं, उनमें से भाई कौन से टॉपिक की बताएगा, बोले सर प्रोबेबिलिटी की बताऊंगा, 5वें नंबर पे प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी को जूम करो भाई, इसको जूम किया कि इसमें ना 10 प्रकार के ना मतलब कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। भाई तू कोई नई ट्रिक बता रहा है तो 11वें नंबर ट्रिक पे ये जमा कर दो। यदि इस प्रकार की आपके पास क्लियरिटी रहेगी ना, इसीलिए आप ना मतलब उसको एग्जाम के अंदर है ना बहुत आसानी से रिकॉल कर लोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ना मतलब कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी ड्रेस के ना चेंज करने के प्रस्ताव आ रखे हैं, ताकि ना मतलब उसकी ड्रेस को ना मतलब और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, गर्म टेम्परेचर के हिसाब से उसको ना बहुत ज्यादा ना कूल बनाया जा सके। यदि आज ना आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग एकदम ओपन है तो क्या करेगा भाई साहब इसमें कहीं रख दो, लो बीएसएफ की ड्रेस चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन यदि आपका दिमाग मतलब आपने बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लिया
तो आप क्या करोगे, इसमें जाओगे, बोला मेजर सब्जेक्ट में नहीं है, माइनर सब्जेक्ट में जाओगे, माइनर सब्जेक्ट में इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं कि जो बॉर्डर जो मतलब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, वो उन सिक्योरिटी फोर्सेज में दो कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी होती है ना जो सीएपीएफ वाले जो मानी जाती है, उसके अंदर एक पार्ट होता है बीएसएफ। बीएसएफ के अंदर है ना आप पढ़ोगे कि उसकी फाउंडेशन कब हुई, क्या क्या काम करता है, ये क्या करता है, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा कि ना मतलब आपको इसके अंदर रिसेंट चेंजेस क्या हुए, उसके अंदर जाके आपका ये करंट अफेयर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा कि ये आपकी इसके ड्रेस की चेंज आई। यदि इस तरीके की क्लियरिटी आपके पास नहीं है, इस तरीके की चैन आपके पास नहीं है, तो आप चाहे कितने भी तेज के तेज आदमी हो, एग्जाम के अंदर है ना मतलब रिकॉल करना ना इस वाली पोजीशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस कि इस टाइम पे आपको मेमोराइज भी नहीं करना, करंट अफेयर भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर इसलिए नहीं पढ़ना है कि ना मतलब आप, और देखो एक चीज मैंने स्टार्टिंग की जब बताई थी, स्टार्टिंग करते समय आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो या करंट अफेयर से कर सकते हो। तो वो उन लोगों के लिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये एग्जाम देना है या नहीं देना, उन लोगों को करंट अफेयर पढ़ के एटलीस्ट वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस एग्जाम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, और वो भी केवल है ना यूपीएससी वाले करंट अफेयर। कुछ लोग जो सस्ते करंट अफेयर दे रहे हैं ना, उन सस्ते करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं आता, गारंटेड बात है। आप पिछले एक साल के जो करंट अफेयर है उनके वीडियो सारे देख लो, और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया उनको मिला के देख लो। तो हमेशा है ना मतलब कि करंट अफेयर यदि केवल सिलेक्शन के मतलब इस प्रकार से सोच रहे हो ना कि मेरा फ्यूचर पाथ क्या हो, उसके सिलेक्शन के लिए आप पढ़ रहे हो तब करंट अफेयर पढ़ो। अदरवाइज इस पेज में आपने डिसाइड कर लिया है ना तो करंट अफेयर ना पढ़ो। ये थोड़ी सी टफ एडवाइस है, लेकिन इस टफ एडवाइस के पीछे का क्या लॉजिक है वो मैंने आपको 4-5 स्लाइडों में बता दिया। ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में 3 गलतियां आपने नहीं की। स्टार्टिंग के फेज में क्या करना है आपको, ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में आपको मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। मेजर सब्जेक्ट्स में क्या करना है आपको, जैसे आपके पास मानो स्टार्टिंग का फेज आपने बनाया 5 मंथ्स का, ठीक है, उस 5 मंथ्स को आपने गुणा किया, आपके पास हो गई 150 डेज। ठीक है, इन 150 डेज को आपको डिवाइड करना है कितना, 3 से, कितना आ गया 50 दिन। इस 50 दिन के अंदर आपको कितना पढ़ना है, जैसे चलो 50 दिन आ गए। अब इस 50 दिन में पहला स्लॉट 50 डेज का, दूसरा स्लॉट 50 डेज का, तीसरा स्लॉट 50 डेज का। ठीक है, एकदम साइंटिफिकली इस चीज को सोचना। अब इस स्लॉट में आपको एक सब्जेक्ट मेजर पढ़ना है जो फैक्चुअल हो, एक सब्जेक्ट मेजर पढ़ना है जो कंसेप्चुअल हो। ठीक है, अब वो चॉइस आपकी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी चॉइस है कि सबसे पहले सर मैं पढ़ूंगा ज्योग्राफी इधर से, और इधर से पढ़ूंगा हिस्ट्री। इन दोनों सब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको करना है 50 डेज के अंदर पूरा कवर। जब ये 50 डेज पूरे हो जाए, फिर आप नेक्स्ट 50 डेज के अंदर जाओ तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक कंसेप्चुअल, जैसे इधर से आपने ले लिया इकोनॉमिक्स और उधर से आपने ले लिया पॉलिटी। ठीक है, फिर आगे कंसेप्चुअल और फैक्चुअल में जाओ, इधर से ले लिया साइंस एंड टेक, इधर से ले लिया आपने इथिक्स। इज इट क्लियर कि आपको फर्स्ट फेज है उसके अंदर आपको क्या करना है, 50 डेज के अंदर 3 में डिवाइड कर लेना है, और उस 3 दिनों के अंदर आपको ये हिस्ट्री पढ़नी है और आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। अब आप इसकी और ज्यादा माइक्रो, और ज्यादा, जितना ज्यादा सब्जेक्ट को तोड़ते जाओगे उतना जल्दी आपसे एग्जाम टूटेगा, ये चीज फैक्ट है। इसको और ज्यादा तोड़ लो कि भाई ज्योग्राफी में 3 प्रकार की ज्योग्राफी है, इतने टॉपिक्स हैं। जैसे आपने माना कि ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में 50 चैप्टर हैं, इसके अंदर भी 50 चैप्टर हैं, सारे मिला के मतलब 100 चैप्टर हैं। इनको मतलब 50 दिनों के अंदर कवर करना है, 50 दिनों के अंदर करना है 100 टॉपिक्स को, और मेरे को लग रहा है एक टॉपिक 5-6 घंटे का मेरे को मिनिमम पढ़ना है। तो इससे आपके ना नंबर ऑफ आवर्स आप डिसाइड कर सकते हो। आपको लगता है एक टॉपिक में 2 घंटे के अंदर पढ़ सकता हूं, तो आपको फिर मतलब हर दिन 2 टॉपिक करने हैं तो 4 घंटों के अंदर आप कर सकते हो, तो 4 घंटे पढ़ो। आपको लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, सारा जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या आपसे 50 दिनों के अंदर वो सब्जेक्ट हो रहा है। यदि वो 50 दिनों के अंदर आपसे सब्जेक्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से आप कर लो। ठीक है, वापस जाते हैं अपना फेज 1 क्लियर हो गया। फेज 1 के अंदर मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऑप्शनल आपको डिसाइड नहीं करना है। और उसके अंदर नेक्स्ट फेज के अंदर जो सेकंड नेक्स्ट फेज आएगी वो, जैसे आपने 4 मंथ की एक फेज ले ली,
4 मंथ का मतलब आपके पास कितने दिन है, 120 डेज हैं। 120 डेज में क्या करना है, अब आपको एक ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है और दूसरा आपके जीएस के सब्जेक्ट ही आपके चलते रहेंगे। इस ऑप्शनल को जब आपने डिसाइड किया है, इसको 50% टाइम देना है। 50% टाइम है ना, इनको क्या देना है, रिवीजन करने में देना है। अब 50% टाइम के अंदर आपको ये टारगेट करके चलना है, एनी हाउ आपका जो भी ऑप्शनल हो 4 मंथ्स के अंदर उसको पूरा करना है। यदि आपने 4 मंथ्स के अंदर यदि ऑप्शनल को आपने पूरा कर लिया तो आपको लगेगा कि जैसे 9 मंथ के दौरान, मतलब जब तक अगला प्रीलिम्स आएगा तब तक आपका ऑप्शनल और मेजर सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे। उसके बाद आपको किस तरीके से फोकस होना है, किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होना है, वो सारी चीजों का आपको पता चलेगा। और इस 50% टाइम पे जो मेजर सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े थे, जो मेजर सब्जेक्ट आपने 6 सब्जेक्ट मेजर पहले पढ़ लिए थे, उनका आपको क्या करना है, रिविजन कर लेना है। सब्जेक्ट का पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन, किस तरीके से रीडिंग करनी है, उनकी भी चर्चा करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर? क्लियर क्या क्या पढ़ा है अभी तक, एक बार आपको वापस कनेक्ट हो जाएं सारी चीजें। यूपीएससी की तैयारी है, 22 महीनों में तैयारी करनी है। जीएस और ऑप्शनल के अंदर डिवाइड कर लेना है। जीएस ऑप्शनल में डिवाइड करने के बाद जीएस को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट आपके 6 प्रकार के, माइनर सब्जेक्ट आपके 10 प्रकार के। उसके बाद आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल के अंदर इनको डिवाइड कर लेना है। 3-3 सब्जेक्ट हो गए। फिर आपकी पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना है। जब आप रूकी हो, मतलब एकदम इमेच्योर हो, उस टाइम पे आपको केवल 5 महीनों के लिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। उनका सिलेक्शन आपका हो सकता है कि आप ना कौन सी बुक से पढ़ना चाहो, कौन सी बुक से नहीं पढ़ना चाहो। रिसोर्सेज के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर आप जब मेच्योर स्टेज के अंदर चले जाओ तब आपको क्या करना है कि 50% टाइम अपना ऑप्शनल को देना है, 50% टाइम आपको जीएस को रिवाइज करने पे देना है। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें 9 मंथ्स हो चुके हैं। उसके बाद अब आपके पास है ना 13-14 मंथ्स आपके पास और बचे हुए हैं। तो अब अपन फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 के अंदर क्या करना है, फेज 3 के अंदर अब अपनी तैयारी को ना ब्रॉड करना है। कि क्या करना है, अपने को तैयारी को ब्रॉड करना है। अब उस तैयारी को आपको क्या करना है, एकदम विड्थ देनी है। विड्थ देने के लिए आप 2 प्रकार से विड्थ दे सकते हो। एक तो अपने कंटेंट में विड्थ दे सकते हो, एक आपको जो मतलब स्किल्स है ना उनको विड्थ दे सकते हो, ठीक है। विड्थ का मतलब बड़ा करना है, कंटेंट को बड़ा करना है, विड्थ को बड़ा करना है। इस समय कंटेंट में आपके पास क्या पार्ट होगा, अब आपका जीएस में अब आपको माइनर सब्जेक्ट्स भी लेके चलने हैं, ठीक है। इसमें कितना मंथ्स आपको टाइम देना है, ये 6 मंथ्स का होगा। ये फेज 3 होगा आपका, वो 6 महीने का होगा। इस 6 महीने के अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। इस तैयारी के दौरान आपको क्या करना है, जीएस के जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको पूरा करना है। उसके अलावा ऑप्शनल का क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ऑप्शनल का आपको इसमें क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और जो जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स थे उनका भी जो आपका 3rd रिवीजन का टाइम है, जो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट पढ़ोगे वो मेजर सब्जेक्ट का ही कुछ सब पार्ट होंगे, तो इनको भी रिवीजन करना जरूरी है। कंटेंट के अंदर आप ये करोगे, ठीक है। जीएस के जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट है ना, लगभग हर सब्जेक्ट है ना, जीएस के जितने भी माइनर सब्जेक्ट अपने पढ़े वो 10 से 12 दिन से ज्यादा का कोई भी कंटेंट नहीं है। 10 सब्जेक्ट है, 100 दिनों के अंदर भी कवर हो सकते हैं, लेकिन अपने पास 180 डेज है। तो आप ना हर सब्जेक्ट को कितने दिन दे सकते हो, 15 से 20 दिन में ना, मतलब एग्रीकल्चर कवर कर लिया, 15 से 20 दिन में एनवायरमेंट कर लिया, 15 से 20 दिन में टेक्नोलॉजी कर ली, वो तो पहले ही कवर हो चुकी थी। 15 से 20 दिनों के अंदर आपने इंटरनल सिक्योरिटी कर ली। इस तरीके से आप ना 15-20 दिन दे के है ना, मतलब माइनर सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। और ऑप्शनल और मेजर सब्जेक्ट्स का क्या कर सकते हो आप, रिवीजन। लेकिन यूपीएससी इज नॉट अबाउट द नॉलेज, यूपीएससी इज नॉट अबाउट द कंटेंट। उस टाइम पे आपको स्किल जनरेट करनी है। अब आपको बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो 3rd स्टेज है ना उसके अंदर स्किल डेवलप करो। जैसे कि स्किल क्या होती है, आंसर राइटिंग की जो स्किल होती है वो, नोट्स बनाने की जो स्किल होती है ना वो, ठीक है। तो मेजर 2 स्किल है, बाकी स्किल्स की बात लगातार अलग अलग वीडियो में होती रही है। यहाँ पे अपन 2 स्किल की बात करते हैं। एक तो अपन की जो नोट्स मेकिंग है उसकी बात करेंगे, एक है ना आपको जो आंसर राइटिंग करनी है ना उसकी बात करेंगे। और इसी टाइम पे आपकी एक जो नई स्किल जो डेवलप करनी है
वो आपको करंट अफेयर किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि आप स्टिल बहुत मेच्योर हो चुके हो, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, मेजर सब्जेक्ट, और यदि ऑप्शनल आपने पढ़ लिया है तो आपको समझ है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो नोट्स बनाने के लिए अलग से मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। 5-6 प्रकार के नोट्स को मैंने बताया है आपको। अभी देसी नोट्स एक बार बाकी है, लेकिन टेबल नोट्स कैसे बनाने हैं, फ्लो डायग्राम वाले नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन नोट्स कैसे बनाने हैं, मास्टर नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज होगी। अब इस फेज में आपको आंसर राइटिंग भी शुरू कर देनी है। मतलब बच्चों का बेसिक एक डाउट और आता है कि सर हम आंसर राइटिंग किस समय पे स्टार्ट करें, किस समय पे स्टार्ट नहीं करें। तो इस समय मैं बोलूंगा आपको आंसर राइटिंग है ना, उसको स्टार्ट कर देना है। एक चीज और है जो मैं शायद इसमें कवर करना है कि ये कंटेंट वाला जो पार्ट है ना, इसमें सी सेट को स्पेशल फोकस दे देना। क्योंकि आजकल ये इतना टिपिकल हो रखा है ना कि मतलब आप लास्ट की फेज में ना जब एग्जाम फोकस्ड हो जाते हो ना, उस समय पे आपके ना मतलब एग्जाम फोकस होने के बाद कोई भी नया सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो एक बहुत ज्यादा डर आपको लग रहा होता है, बहुत एक आपके अंदर एक मतलब बेचैनी होती है। उसको कम करने के लिए आपको सी सेट उसी टाइम पे पढ़ देना है। तो अब इसमें ना आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली आंसर राइटिंग करें। डेली आंसर राइटिंग के लिए आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स का पूरा नॉलेज हो गया, उसको ना मतलब कंटेंट को करने के लिए आपके पास करंट अफेयर आप लगातार आता रहेगा, माइनर सब्जेक्ट्स आपके होते रहेंगे। तो डेली आंसर राइटिंग करें। सर डेली आंसर राइटिंग के लिए सोर्स क्या होना चाहिए? तो सोर्स होना चाहिए अपनी पीवाईक्यू वाली बुक है, जो पीवाईक्यू की बुक है ना, मेरी बुक पीवाईक्यू वाली अपनी बुक है, उसको पहले तो ले आओ और उसमें से डेली देख लो कि 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। उन यदि पीवाईक्यू की जो सारी बुक है ना, उसके अंदर अपने पास कितने हैं, लगभग 450 क्वेश्चन है ना टॉपर्स के ना लिखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपर्स के 450 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उन 450 क्वेश्चन को यदि आपके पास इसमें 6 महीने का टाइम है, 180 डेज है, तो 30 दिन मानो आपको छुट्टी करवा दी, चलो तो 150 डेज है। और यदि आप ना 3x मतलब हर दिन आप 3 क्वेश्चन लिखोगे ना, तो अगले 450 डेज, अगला जो थर्ड फेज है उसके अंदर आंसर राइटिंग हो जाएगी। कभी भी आंसर राइटिंग को मैं भी ये नहीं बोलता कि फर्स्ट फेज के अंदर ही स्टार्ट कर दो। कुछ लोग बोलते हैं पहले दिन से लिखना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ नॉलेज है उससे यार, लेकिन वो उतनी फ्रूटफुल एक्सरसाइजें नहीं हो पाती। आंसर राइटिंग को करना है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो इस फेज में जाते जाते आप ना मतलब कि आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें। पीवाईक्यू वाली बुक से आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका 2-3 चीज हो जाएंगी। आपका पूरा जीएस का जो सिलेबस है, पूरा जो मेंस का सिलेबस है, वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी, स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। और इस समय पे आपको करंट अफेयर भी करना है। करंट अफेयर के लिए आप मतलब कि न्यूज़पेपर वगैरह है वो पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पहली फेज से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उससे आपकी ना इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी। लेकिन वो करंट अफेयर आपकी तैयारी के दौरान जो यूज होगा, वो करंट अफेयर इस फेज के दौरान है यूज होगा। तो इस फेज में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करे देना है। अब आ जाती है, अब अपने कितने 15 महीने जा चुके हैं। अब लास्ट के जो 5-6 महीने आएंगे, उसके दौरान जो फोर्थ स्टेज है ना, फोर्थ स्टेज को आपको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। कितना हिस्सों के? इसके अंदर अपने पास अभी भी कितने पड़े हैं मंथ, 7 मंथ्स है ना जो बाकी पड़े हैं। तो ये एक है ना 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के अंदर ना आपको डिवाइड कर लेना है। ये 4 मंथ्स जो है इनकी ना मतलब आपको ना एकदम प्रीलिम्स स्पेसिफिक है ना फिर तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स के ऊपर एकदम फोकस हो जाना है। तो इन 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी को अपन एकदम और डिटेल में, लास्ट 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की कैसी हो उसका अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर मेरे को पूरी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो एक बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इसलिए आपको ये जो फोर्थ स्टेज है ना, फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना है, एक 4 मंथ्स तो अलग से निकाल देने, तो जिसके अंदर आप एकदम प्रीलिम्स फोकस होकर तैयारी करोगे। ये जो 3 मंथ्स है ना, इसको बोलेंगे बैंकर रिवीजन वाला टाइम। कौन सा टाइम? बैंकर रिवीजन। एकदम जो भी चीज है ना उसके 4th, 5th, 6th रिवीजन, 4th, 5th, 6th रिवीजन, इस वाली स्टेज के अंदर आपको ना क्या करने हैं, इन 3 महीनों के अंदर है ना रड़क निकाल देनी है। मतलब जितने भी आपने मेजर, माइनर, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े हैं ना उनको पढ़ना है। और इस समय पे जो रिवीजन करते समय ना कॉम्बिनेशन अलग होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे यदि आपने पहले ना मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक साथ पढ़ी ना, तो अब ना मतलब आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि जैसे ऑप्शनल तो आपको डेली लेना ही है, ऑप्शनल के साथ आप क्या लोगे, एक है ना मेजर सब्जेक्ट ले लोगे, एक है ना माइनर सब्जेक्ट ले लोगे। माइनर को 2 ले लो क्योंकि वो ज्यादा है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है
कि रिवीजन करना है। अब ये अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अब हो सकता है हिस्ट्री के साथ इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगी, आपकी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे गवर्नेंस और हिस्ट्री का बीच में आपको इंटरकनेक्टिविटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको कुछ टाइम पे पता चलेगा कि अकबर की गवर्नेंस का कुछ एग्जाम्पल आप ना मॉडर्न गवर्नेंस में लिख सकते हो। कुछ गवर्नेंस से आपको ना हिस्ट्री के अंदर की सिचुएशन है ना, उनको समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप ना अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है ना बना के इस समय पे आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये मेजरली अपन ने टाइमलाइन के ऊपर एकदम ना मतलब कि डिस्कशन किया। जैसे अब वापस अपन बाहर आ जाते हैं कि जो आपको अगले 22 महीनों के अंदर मेहनत करनी है, जीएस और ऑप्शनल आपको कवर करना है। जीएस और ऑप्शनल के अंदर आपने देखा कि इसमें ना मतलब आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट के अंदर है 6 मेजर सब्जेक्ट है, 10 माइनर सब्जेक्ट हैं। फिर उसमें से 3-3 के अंदर कंसेप्चुअल फैक्चुअल के अंदर अपन ने मेजर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया। उसके बाद ना स्टार्टिंग के फेज में वो 3 गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद ये 4 फेज हैं, उन 4 फेज के अंदर अपन ने डिवाइड किया कि पहले 5 महीने तैयारी की, इसमें ना अपन ने फिर कितनी महीने तैयारी की, 4 महीने की इसमें अपन ने तैयारी की है। फिर इसमें अपन ने 6 महीने, तो अपने पास ये कितने हो गए 15, और फिर ये जो है वो 7 महीने की अपन ने लास्ट फेज डिवाइड किया। तो इन 4 फेजेस के अंदर आपको डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट फेज के अंदर मेजर सब्जेक्ट करना है, सेकंड फेज के अंदर मेजर सब्जेक्ट का रिवीजन और ऑप्शनल करना है, थर्ड फेज के अंदर आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट ऑप्शनल और उन सभी को मतलब की करना है। इसके साथ साथ स्किल का एनहांसमेंट भी आपको इस समय पे करना है, माइनर सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है। एग्जाम ओरिएंटेड वाली फेज को मैंने 3 और 4 महीनों में डिवाइड किया। लास्ट के 4 मंथ्स आपको ना प्रीलिम्स स्पेसिफिक रखने हैं। उससे पहले जो 3 मंथ्स है उसके अंदर आपको बताया बैंक रिवीजन का टाइम है, लेकिन इस बार ना सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पूरा आगे की 22 मंथ्स के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसकी बात बता दी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट की रीडिंग है ना 6 रीडिंग के अंदर है ना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। उस चीज को आप समझो, इस चीज को डिटेल में और बताऊंगा, अभी एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको ना 2 टाइम तो रीडिंग लगानी होती है, ठीक है, ठीक है 2। इसमें क्या है, रीडिंग सही। रीडिंग लगाते समय ना मतलब उसको एकदम मस्ती से पढ़ो, ठीक है। मस्ती से पढ़ने के बाद आप उसको एनालाइज करो कि उसको इमेजिन करो। जैसे कि आपको मैं स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा रहा हूं, तो स्वदेशी मूवमेंट है ना कैसे हुआ, अंग्रेज क्या कर रहे होंगे, इस तरीके से ना मतलब जैसे तारे जमीन के ऊपर है ना वो इमेजिनेशन करता है ना, तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर इमेजिनेशन करो। सेकंड थिंग के अंदर है ना मतलब इमेजिनेशन के साथ ना फैक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। फिर जो आपको ना रिवीजन करना है, फिर आपको ना 2 रिवीजन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रिवीजन के अंदर आप याद करने की कोशिश करोगे, आप जितने भी फैक्ट्स वगैरह है ना उसको याद करने की कोशिश करो। जब सेकंड रिवीजन कर रहे हो ना तब आप उन फैक्ट्स को छुपा के याद करो कि कितने फैक्ट्स मेरे को याद है और फिर कितने याद नहीं है। तो समय पे ना मतलब 2 कलर के अंदर डिवाइड कर दो, ये फैक्ट्स मेरे को याद थे, ये याद नहीं है। जिन याद नहीं थे उनकी डबल रीडिंग लगाओ, जो याद थे उनकी सिंगल रीडिंग लगाओ। इसका और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार ओवरऑल आ जाए। फिर आपको इसमें क्या करने होते हैं, पीवाईक्यूज जो आ रहे होते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। यदि आप मेंस के पीवाईक्यूज सोल्व कर रहे हो तो अपनी बुक से ना सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। और लास्ट की स्टेज पे आपको क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के साथ आपको रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस के साथ आपको टेस्ट सीरीज सोल्व करनी होती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो किस 6 स्टेज के अंदर आपको पढ़ना है, पहली 2 स्टेज के अंदर, पहली स्टेज के अंदर इमेजिनेशन करनी है, दूसरी स्टेज के अंदर इमेजिनेशन को फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करना है, थर्ड स्टेज के अंदर जो रिवीजन आएगा उसमें याद करना है, फोर्थ स्टेज के अंदर आपको क्या करना है कि उनको जो रिवीजन आपने कर लिया उसको मतलब कितनी चीजें याद रही, कितनी चीजें आप भूल गए, फिर आपको पीवाईक्यूज के थ्रू रिवीजन करना है, लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी और बहुत सारे डाउट भी जनरेट हो गए होंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज बताओ आप इसमें। और आई होप कि इतनी डिटेल स्ट्रेटेजी इतनी माइन्यूट तरीके से आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और यदि आपको ये पहले से पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी स्टेज में हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आपके जो भी कोई कमेंट्स एंड डाउट्स हैं वो सारे आप इसमें लिख सकते हो। आई होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।